मलबे के बीच खड़ी प्रोफेसर साडील पागलों की तरह हंस रही होती है और वेंसी मॉग का मजाक उड़ा रही होती है। वो उसकी इस सोच का मजाक बनाती है कि ताकत दूसरों की रक्षा के लिए होनी चाहिए। क्रूर मुस्कान के साथ वो कहती है, इसे आसान तरीका है, बस उन चीज़ों को ही खत्म कर दो जिन्हें बचाने की ज़रूरत पड़ती है। और उसी पल उसके दिए आदेश पास ही पूरे होने लगते हैं। एक छोटी बच्ची अपनी खून से भीगी माँ के पास बैठकर रो रही होती है और उनके ऊपर एक विशाल क्रिस्टल मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो नीचे झुककर देखता है, माँ अभी जिंदा है, और सोचने लगता है कि इसे कैसे खत्म किया जाए। अपनी क्वीन का आदेश याद करते ही सभी कमजोरों को मारना है, उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है। डर से बच्ची का पूरा शरीर कांपने लगता है। जैसे ही वो हमला करने के लिए हाथ उठाता है, तभी अचानक पीछे से एक तेज भाला आकर उसके सीने को चीर देता है। हमला वहीं रुक जाता है। भाला पकड़े खड़ा होता है ट्यूडर। उसकी आंखें शौक में फैली होती हैं, जैसे उसे खुद यकीन नहीं हो रहा कि उसने ये कर दिया। मॉन्स्टर गिर जाता है और ट्यूडर वहीं जड़ बनकर खड़ा रह जाता है। उसके पीछे उसके दोस्त खड़े होते हैं, बियांका, सांचो और पिगी। लेकिन तभी सच्चाई उसे अंदर तक हिला देती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि उसने अभी अभी एक जीवित चीज को मार दिया था। उसे ऐसे जमे देखकर बियांका गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है। वो चिल्लाकर उसे होश में आने को कहती है, याद दिलाती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो वो मासूम बच्ची मर जाती। उनका ये भारी पल सांचो की आवाज से टूटता है, जो गंभीर चेहरे के साथ उन्हें बुलाता है। पिगी डरते हुए चारों तरफ देखता है और सांचो धीरे से कहता है, हालात बहुत खराब हैं, और सच सामने होता है। सांचो, बियांका, ट्यूडर और पिगी चारों पूरी तरह क्रिस्टल मॉन्स्टर्स के झुंड से घिरे होते हैं। इस अफरा तफरी के बीच बियांका उस डरी हुई बच्ची की तरफ मुड़ती है। बच्ची रोते हुए मदद मांग रही होती है। बियांका धीरे से उसके सिर पर हाथ रखती है। एक भरोसा देने वाली मुस्कान के साथ वो कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है। उसके साथ खड़े ये लड़के बहुत मजबूत हैं। सांचो, ट्यूडर और पिगी के साथ खड़ी बियांका अपना बो कसकर पकड़ लेती है और बच्ची से वादा करती है कि वो उसे और उसकी माँ दोनों को बचाएंगे। तभी दो और विशाल क्रिस्टल मॉन्स्टर्स उनकी तरफ दौड़ते हैं, चीखते हुए। पिगी डर से कांपने लगता है, तलवार कसकर पकड़ लेता है। तभी एक विशाल हाथ उसकी तरफ बढ़ता है, उसे कुचलने के लिए। अचानक जमीन पर एक चमकता हुआ पर्पल मैजिक सर्कल बन जाता है। धरती फटती है और काले नुकीले स्पाइक्स बाहर निकलते हैं। एक ही पल में वो मॉन्स्टर्स को आर पार भेद देते हैं। चारों स्टूडेंट्स एक सितारे जैसे बने बैरियर के अंदर सुरक्षित खड़े होते हैं। मॉन्स्टर्स गिरते ही एक आवाज आती है, कितने कमजोर थे ये। और लाशों के बीच से एक नई आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक युवा लड़की अपने छोटे डीमन जैसे साथी सैर को आदेश देती है कि वो मरे हुए मॉन्स्टर्स की सोल्स अब्जॉर्ब करे। छोटा प्राणी जमीन पर कूदता है और खुशी से काम शुरू कर देता है। अपना स्टाफ घुमाते हुए वो गिरी हुई लाशों से पर्पल एनर्जी खींचने लगता है, चेहरे पर अजीब सा उत्साह लिए। लेकिन तभी लड़की उसे डांट देती है और उंगली उठाकर कहती है कि 5 दुश्मन मरे थे, लेकिन 4 ही सोल्स मिली हैं। वो उस पर एक सोल्स खुद खा जाने का आरोप लगाती है और धमकी देती है कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसे गायब कर देगी। सैंचो, ट्यूडर, बियांका और पिगी ये अजीब नज़ारा देखकर बस हैरान खड़े रह जाते हैं। पिगी घबराई आवाज में कहता है कि वो नहीं जानता वो कौन है, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करता है। लड़की अचानक घूमती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने अभी तक अपना परिचय दिया ही नहीं। उसी वक्त वो दो मैजिक सर्कल्स के बीच उस छोटे क्रीचर को दबाकर चुप करा देती है और आगे हाथ बढ़ाती है। चमकती मुस्कान के साथ वो कहती है, उसका नाम कस मॉर्ग है और वो फर्स्ट ईयर की नई ट्रांसफर स्टूडेंट है। ये सुनते ही चारों पूरी तरह शॉक में आ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाएं, कस अपने पास खड़ी लाल बालों वाली लड़की की तरफ इशारा करती है और कहती है, ये रोज मॉर्ग है और ये भी फर्स्ट ईयर ट्रांसफर स्टूडेंट है। सांचो, ट्यूडर, पिगी और बियांका पास आकर धीरे धीरे आपस में बात करने लगते हैं। उन्हें अजीब लगता है कि सेमेस्टर के आखिर में कोई ट्रांसफर हो, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इन दोनों ने उनकी जान बचाई है। तभी कस उंगलियां छटकाती है और उनकी फुसफुसाहट रुक जाती है। वो उनकी उलझन को नज़रअंदाज करते हुए थोड़ा झुकती है और कहती है कि उसे लगता है शायद वो लोग जानते हों कि एक खास इंसान कहाँ है। ट्यूडर हैरान होकर पूछता है, वो किसके बारे में बात कर रही है। कस के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो कहती है वो उसे काफी समय से ढूंढ रही है। दूसरी तरफ एक अंधेरे गलियारे में, जहां चारों तरफ गिरे हुए दुश्मन पड़े हैं, उस इंसान का नाम सामने आता है, विकोर। उसी समय विकोर अपने तरीके से हालात संभाल रहा होता है। वो एक क्रिस्टल मास्क पहने
मीनियन को गले से पकड़कर हवा में उठाए होता है। दुश्मन सांस के लिए तड़प रहा होता है और कमजोर आवाज में अपनी क्वीन को पुकारता है। विकोर ठंडी नजरों से उसे देखता है। उसके चश्मे के पीछे उसकी लाल आंखें चमक रही होती हैं और लाशों के बीच खड़ा वो अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा होता है। उधर दूसरी तरफ सैडिल गिरे हुए प्रोफेसर्स के ऊपर खड़ी जीत की मुस्कान लिए होती है। उसकी क्रिस्टल आर्मी अगले आदेश का इंतजार कर रही होती है। वो नीचे पड़े वेंसी मॉर्ग की तरफ देखती है और ताना मारते हुए पूछती है, क्या पुराने दिनों की खातिर उसे छोड़ दे या फिर उसका भी वही हाल करे जो बाकी सबका हुआ। एक क्रूर और घमंडी मुस्कान के साथ वो कहती है कि इतना सब बोलने के बावजूद उसका कोई इरादा नहीं है कि वो सच में कोई सौदा करे। वेंसी मॉर्ग बुरी तरह घायल है, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत बाकी है। दांत भींचकर वो कहता है कि झुकने से बेहतर है वो उसे यहीं खत्म कर दे। सैडिल उसका ये जवाब सुनकर और ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी पर्पल आंख खुशी से फैल जाती है और वो मुस्कुराकर कहती है, ठीक है। उसकी ये आखिरी इच्छा अभी पूरी कर देती है। उसके इशारे पर विशाल क्रिस्टल मॉन्स्टर्स दहाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और बेबस टीचर्स पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही एक विशाल पत्थर जैसा हाथ वेंसी मॉर्ग को कुचलने के लिए नीचे आता है, तभी हवा को चीरती हुई लाल ऊर्जा की एक तेज स्लैश आती है और मॉन्स्टर को एक ही वार में दो हिस्सों में काट देती है। बैटलफील्ड पर उतर चुका होता है कुख्यात क्रिमिनल नाइट हुंड। वेंसी मॉर्ग हैरानी से उसे देखता रह जाता है और सैडियल के चेहरे का घमंड भी पल भर में शौक में बदल जाता है। नाइट हुंड उनके सामने खड़ा होता है। उसके प्लेग डॉक्टर मास्क के पीछे से उसकी लाल आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही होती हैं। वो हाथ उठाकर एक दिशा की तरफ इशारा करता है। ठंडी आवाज में वो प्रोफेसर्स को आदेश देता है, उस तरफ भागो, वहां एग्जिट है। वेंसी पूरी तरह उलझ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक क्रिमिनल उनकी मदद क्यों कर रहा है। वो हकलाकर पूछता है, क्या वो मिस उरोबोरोस की तरफ नहीं है? नाइट हुंड का जवाब सख्त होता है। पीठ उनकी तरफ की, तलवार में भरी खतरनाक ताकत के साथ वो चेतावनी देता है, अगर अभी नहीं गए तो वो खुद उन्हें मार देगा। प्रोफेसर्स घबरा कर भागने लगते हैं, चिल्लाते हुए कि नाइट हुंड भी उतना ही खतरनाक क्रिमिनल है जितनी ओरोबोरोस, और सबको जल्दी निकलने को कहते हैं। भागते हुए वेंसी मॉर्ग एक बार पीछे मुड़कर देखता है। उसकी नज़र नाइट हाउंड की कलाई पर बंधे एक खास ब्रेसलेट पर टिक जाती है। वो सोच में पड़ जाता है, ये वही ब्रेसलेट क्यों है? अचानक उसके दिमाग में एक शक उठता है, क्या ये वही स्टूडेंट हो सकता है जिसके बारे में वो पहले सोच रहा था? दूसरी तरफ सैडिल अब नाइट हाउंड के सामने आ खड़ी होती है। डरने की बजाय उसके चेहरे पर अजीब सा उत्साह होता है, जैसे वो उसी का इंतजार कर रही थी। हल्की पागल खुशी के साथ वो पूछती है, क्या उसे पता है वो इस पल का कितने समय से इंतजार कर रही थी? वो कहती है कि वो भी उसकी तरह उस पुराने दौर में दिलचस्पी रखता है, वो समय जहां सिर्फ ताकत का राज था और सिर्फ मजबूत लोग जिंदा रहते थे। वो अपनी सोच उस पर थोपने लगती है। वो कहती है कि वो उसके बारे में सब जानती है और उसी वक्त पास पड़ी एक मरी हुई औरत और बच्चे की तरफ देखते हुए कहती है कि उसे उसमें भी वही शिकारी जैसी गंध आती है जो उसमें खुद है। लेकिन नाइट हाउंड का चेहरा बिल्कुल ठंडा रहता है। वो नीचे देखते हुए कहता है कि उसे उसकी गंदी कल्पनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो उसका साथ देने वाला नहीं है। उसका ये सीधा इनकार सेडिल को सच में चौंका देता है। नाइट हाउंड आगे कहता है, और अब उसे उस कत्लेआम की कीमत चुकानी होगी। अगले ही पल वो लाल चमकती आंखों के साथ हवा में उछलता है और हमला करता है। उसकी जोरदार किक सीधे सेडिल की कमर पर पड़ती है, इतनी ताकत से कि हड्डियां तक टूट जाएं, जमीन तक फट जाती है और एक जबरदस्त शॉक वेव चारों तरफ फैल जाती है। धूल बैठने के बाद नाइट हुंड उसके ऊपर खड़ा होता है। सैडियल जमीन पर टूटी हुई पड़ी होती है, खून खांसते हुए। उसका शरीर उस वार को सह नहीं पाया था। विकोर नीचे देखते हुए अचानक कुछ अजीब महसूस करता है। उसे उसके शरीर से हल्की सी डेमन जैसी गंध महसूस होती है और वो सोचता है, उसकी वो अजीब चमकती आंख आखिर आई कहां से? इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद सैडियल के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। कांपता हुआ हाथ वो उसकी तरफ बढ़ाती है। डर नहीं, बल्कि अजीब सा जुनून उसके चेहरे पर होता है। वो कहती है, उसे शुरू से पता था, सिर्फ वही है जो उसे सच में उत्साहित कर सकता है। लेकिन तभी उसका शरीर जवाब दे देता है। उसकी आंखों की रोशनी बुझ जाती है और वो टूटे पत्थरों के बीच बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बेहोश शरीर के ऊपर खड़ा विकोर अपना हथियार नीचे कर देता है और ठंडी नजर से सोचता है, ये पूरी तरह पागल है। फिलहाल लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। वो नीचे झुककर एक गिरी हुई तलवार उठाता है। ये होती है विंटर सोर्ड ऑरवेल।
जो कभी हेडमास्टर विंस्टन की पर्सनल तलवार थी। साथ ही वो एक और पावरफुल आर्टिफैक्ट उठाता है, इम्पेनेट्रेबल होली रिंग। उसे जेब में रखते हुए वो सोचता है कि असल में वो इसे 6 महीने बाद चुराने वाला था, जब वो एकेडमी छोड़ता। उसे अजीब लगता है, इतना बड़ा खजाना उसे इतनी जल्दी मिल गया। लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, उसके मन में एक अजीब बेचैनी उठती है। उसे याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में टाइम ट्रैवल से पहले उसने कभी मिस उरोबोरो से जुड़ी ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं सुना था। टाइमलाइन बदल चुकी थी और कुछ बहुत गलत हो रहा था। तभी वो अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें मास्क के पीछे शौक से फैल जाती हैं। वो नीचे जमीन की तरफ देखता रह जाता है, जहां उसकी नज़र उस इंसान पर टिक जाती है जिसे मर जाना चाहिए था। वो था हेडमास्टर विंस्टन, खून के तालाब में पड़ा हुआ, सीने में एक बड़ा छेद लिए। लेकिन वेकर के डर के लिए वो मरा नहीं था। अचानक विंस्टन की आंखें खुल जाती हैं। उनमें एक डरावनी लाल चमक होती है, अजीब सा प्यूपिल, और वो सीधे वेकर की तरफ घूर रहा होता है, एक भयावह अलौकिक नज़र के साथ।